निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल अर्थात पाइप द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसको आप यहां पे 2022 से पहले वर्ष 2022 लिख लेना। दूसरा, हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच अंशदान 70:30 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 50:50 तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए यह 100% होगा। तीसरा स्टेटमेंट, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप मिशन की डिजाइनिंग, योजना और क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतें और उसकी उपसमितियां अहम भूमिका निभाएगी। अब आपको बताना है कि जल जीवन मिशन के बारे में ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, और इस क्वेश्चन को हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी करेंगे। बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हुआ और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। देखो इसमें लिखा है कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक, जैसा कि आप जानते हैं इसमें वर्ष 2022 तक नहीं, वर्ष 2024 का टारगेट है हमारा, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल पाइप द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। दूसरा, हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच अंशदान का जो अनुपात है वो 70:30 नहीं है, वो 90:10 का है। मतलब 90 केंद्र सरकार का और 10 जो हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों का। अन्य राज्यों के लिए 50:50 है, बिल्कुल सही है, और संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% है। अब तीसरा स्टेटमेंट कि संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप मिशन की डिजाइनिंग में, योजना में और इसके एग्जीक्यूशन में जो ग्राम पंचायत है, याद रखना ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत को इसको अंडरलाइन करना है, और उसकी उपसमितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये आप देख सकते हैं, ये जल शक्ति मंत्रालय 13 मई की खबर है। जम्मू कश्मीर दिसंबर 2022 तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराएगा। तो इसमें बोला गया कि जम्मू कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। और बेसिकली जबकि हमारा टारगेट क्या है, यहाँ देख सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है। तो 2024-25 का हमारा लक्ष्य है, ना कि 2022 का। उससे पहले बहुत सारे स्टेट इसके टारगेट को अचीव कर लेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो याद रखना ये कौन से मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। और ये मंत्रालय कब बना, कैसे बना, ऑलरेडी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एमसीक्यू की सीरीज में पूरे इसके स्ट्रक्चर को बताया था। अगर आपको याद हो, गंगा एक्शन प्लान 1, 2 वहाँ से लेके उसको लास्ट तक मैंने इसके पूरे कंपोजिशन को बताया था। अब आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, फखरुद्दीन अली अहमद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे तथा अपने कार्यालय में मरने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मतलब अपने ऑफिस में ही इनकी डेथ हुई। सेकंड, ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब आपको बताना है कि फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप, क्या सही उत्तर होगा इसका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हुआ और फर्स्ट रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे तथा अपने कार्यालय में इनकी मृत्यु होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखो ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन अपने कार्यालय में डेथ होने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये, जो टू डाई इन ऑफिस, जिनकी ऑफिस में ही मृत्यु हुई। और ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे इंडिया के, अगर आपको याद हो, ये जाकिर हुसैन थे। ओके, और मैं आपको बता देता हूं, जाकिर हुसैन ही फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे थे जिनकी उनके ऑफिस में ही डेथ हुई थी। तो फर्स्ट जिनकी ऑफिस में डेथ हुई जाकिर हुसैन, सेकंड जिनकी ऑफिस में डेथ हुई फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये बात याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, ये पीआईबी में प्रकाशित खबर है, राष्ट्रपति सचिवालय 13 मई की खबर देख सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, देख सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं ये। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केवीआईसी एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई। दूसरा, केवीआईसी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है। अब आपको बताना है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के बारे में ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना, और इस बार प्रीलिम्स के लिए केवीआईसी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, 4 सेकंड का समय है आपके पास, सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट याद रखेंगे हम कि जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग एक स्टैट्यूटरी जो बॉडी है जिसकी स्थापना खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, जो संसदीय अधिनियम है 1956 का, उसके तहत की गई। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता ये। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये काम करता है एमएसएमई मंत्रालय के, एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करता है ये। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए, प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। आप देख सकते हैं, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय 13 मई की खबर है। केवीआईसी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आगे आया, और पिछले काफ़ी दिनों से कोविड-19 में केवीआईसी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जानें केवीआईसी है क्या। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थात एमएसएमईज की नवीन परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, नवीन परिभाषा के तहत विनिर्माण एवं सेवा आधारित एमएसएमईज के बीच के अंतर को समाप्त किया गया। ध्यान से पढ़ना दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। नवीन प्रावधानों के अनुसार किसी उद्यम को एमएसएमई की श्रेणी के अधीन आने के लिए निवेश या टर्नओवर दोनों में से एक शर्त को पूरा करना होगा। अब आपको बताना है कि एमएसएमईज की जो अभी लेटेस्ट डेफिनेशन है उसके अनुसार इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं, आपने 2 दिनों से पढ़ा होगा ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे सुबह से अब तक काफ़ी देख चुके होंगे। अब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब केवल कथन एक सही है। ठीक है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन हुआ गलत। अब देखते हैं पहला जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। नवीन परिभाषा के तहत विनिर्माण और सेवा आधारित एमएसएमईज के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल कर दिया गया। आने वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाऊंगा पूरा का पूरा ये क्या इश्यू था।
सेकंड, नवीन प्रावधानों के अनुसार किसी उद्यम को एमएसएमई की श्रेणी के अधीन आने के लिए निवेश या टर्नओवर, या नहीं है निवेश एवं निवेश भी और टर्नओवर दोनों ही शर्तों को पूरा करना होगा, एक शर्त का प्रावधान नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, फर्स्ट डोज इज लिक्विडिटी, एमएसएमईज गेट्स मेगा गारंटी। ठीक है, यहाँ पे न्यू एमएसएमई डेफिनेशन हैज़ अ मैसेज, नो लॉन्गर हैव टू स्टे स्मॉल टू अवेल बेनिफिट्स। मतलब इसमें बोला गया है कि जो एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन आई है वो एक मैसेज है जिसमें ये बोला गया है कि अब कंपनियों को उनको छोटा बने रहने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि उनको पहले फ़ायदा मिलता था। तो ये नई डेफिनेशन क्या है, पहले कौन से फ़ायदे मिलते थे, कंपनियां छोटा बना रहना क्यों चाहती थी, आने वाली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं जो वर्तमान के जो प्रोविज़न थे और जो रिवाइज डेफिनेशन हुई है एमएसएमईज की, उसको देख लेते हैं। देखो दोनों एक एक पॉइंट साथ साथ कंपैरिजन करते चलेंगे। ये तो एग्जिस्टिंग जो अभी तक का प्रावधान था और ये नया है रिवाइज्ड नीचे वाला। ठीक है, अब देखो क्राइटेरिया देख लेते हैं, पुराने वाले का क्राइटेरिया क्या था। पहले का क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, मतलब प्लांट में, मशीनरी में या इक्विपमेंट में निवेश के आधार पे उनको क्लासीफाई किया गया था। जो नया है आप देख सकते हैं कंपोजिट क्राइटेरिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर देख सकते हैं, वार्षिक टर्नओवर को और निवेश को दोनों को शामिल किया गया। तो आपको याद आ गया होगा कि जो मैंने सेकंड स्टेटमेंट पूछा था उसमें मैंने और लिखा था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, तो इसमें इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर है। और पुराने वाले में क्या था, प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट के आधार पे। ठीक है, अब देखते हैं पुराने वाले का क्लासिफिकेशन, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। नए का देखते हैं, चलो अभी भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम ही है। अब यहाँ पे पहले थे पुराने वाले में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस थे और सर्विस एंटरप्राइजेस थे, जबकि नए में सिर्फ क्या है, एक ही कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो पहले जो अलग अलग क्राइटेरिया था, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण की अलग होती थी, सेवा के उद्यम अलग होते थे, अब इनके बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया। जो मैंने पहले स्टेटमेंट में पूछा, अब सिर्फ एक ही है, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, ये नाम दिया गया है। अब देखते हैं पुराने में जो माइक्रो जो एंटरप्राइजेस होते थे, इन्वेस्टमेंट होता था 25 लाख से कम। अब नए में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर क्या 5 करोड़ से कम। देखो अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की भी और टर्नओवर की भी। ठीक है, क्योंकि पुराने में सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देखते थे, अब इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे और टर्नओवर भी देखेंगे। स्मॉल में क्या होता था, हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, वो 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे क्या नया प्रावधान क्या हुआ, 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और जो टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ से कम। मीडियम में क्या होता था, 10 करोड़ से कम, और इधर क्या हो गया, ये 20 करोड़ से कम या 100 करोड़ से कम टर्नओवर। और यहाँ सर्विसेज के लिए पहले क्या होता था, देखिए 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए 2 करोड़ से कम, और जो किसमें मीडियम के लिए 5 करोड़ से कम। अब आपके लिए मैं यहाँ एक होमवर्क देता हूँ, पुराने क्राइटेरिया के अंदर जो हमने देखा कि यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये सर्विस है, तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें या स्मॉल की करें या मीडियम की करें, तब यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रो की जो लिमिट ज़्यादा थी 25 लाख, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विस में कितनी है 10 लाख। तो ये अंतर क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग के एंटरप्राइजेस की जो लिमिट बढ़ाई गई है निवेश की वो ज़्यादा क्यों रखी गई है, और सेवा वाले की जो लिमिट है वो कम क्यों रखी गई है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन है। पुराने वाले का क्राइटेरिया था प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में निवेश। नए का क्या है, निवेश प्लस एनुअल टर्नओवर। पहले 2 क्लासिफिकेशन थे मैन्युफैक्चरिंग की और सर्विसेज की, अब सिर्फ एक ही हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ओके, अब इनकी लिमिट भी क्या कर दी गई, एक्सटेंड कर दी गई, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कि पहले जो कंपनियां छोटा बना रहना पसंद क्यों करती थी, वो क्यों चाहती थी कि वो एमएसएमईज की कैटेगरी में ही रहे। ये देखिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उनको एमएसएमईज के अंदर, जिसलिए वो चाहती है कि वो बड़ी लार्ज एंटरप्राइजेज बनना नहीं चाहती, वो छोटी ही बना रहना पसंद करती है। उसका कारण क्या है, कई प्रकार की कर छूट देती है सरकार उनको, सस्ते बैंक लोन मिल जाते हैं और निम्न ब्याज दरें होती है,
और कई बार सरकारी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन में एमएसएमईज को जो हाई प्रेफरेंस दिया जाता था, इसलिए भी वो एमएसएमई रहना पसंद करती थी। और कई प्रकार की जो निविदाएं है, टेंडर है, और जो निविदाएं एवं ठेके केवल किनको मिलते थे, एमएसएमईज को ही उपलब्ध होते थे। तो इसलिए जो कंपनियां क्या चाहती थी कि वो एमएसएमईज की ही कैटेगरी में बनी रहे, ताकि ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने अभी बताए इनका उनको लाभ मिलता रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सही समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में एक जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील है। सेकंड, मानव शरीर में विद्यमान ACE2 एंजाइम प्रमुख कारक है जिसके कारण कोविड-19 मानव कोशिकाओं को संक्रमित करता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट सेकंड सही है और फर्स्ट हमारा रॉन्ग हुआ, सेकंड हमारा सही हुआ। अब देखते हैं पहला रॉन्ग क्यों है। देखो, हाल ही में एक जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं है, बल्कि उसमें क्या बोला गया, मैन ज़्यादा क्या है, वल्नरेबल है। किसके कंपैरिजन में, महिलाओं के कंपैरिजन में। तो मैन ज़्यादा वल्नरेबल है, ना कि महिलाएं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। सेकंड बिल्कुल सही है कि ACE2 एंजाइम है वो प्रमुख कारक है जिसके कारण कोविड-19 मानव कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इस ACE2 एंजाइम का नाम याद रखेंगे। हो सकता है प्रीलिम्स में सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि किस एंजाइम के कारण जो कोविड-19 है हमारी ह्यूमन सेल्स को क्या करता है, संक्रमित करता है। आगे देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है कि वाई मैन मोर वल्नरेबल, नाउ ए लिंक विद की एंजाइम, की पुरुष महिलाओं के तुलना में ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है कोविड-19 के चलते। उसके लिए एक जो लिंक जो खोजा गया है वो किससे, एक एंजाइम से जोड़ के देखा गया है। ये पूरी खबर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए खबर है, वाई मैन मोर वल्नरेबल, नाउ वे लिंक विद की एंजाइम, वो खबर है। उसी को मैंने यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। देखो, शुरुआत में ये माना जाता था दैट मैन माइट बी मोर वल्नरेबल टू कोविड-19 वायरस, कि जो पुरुष है वो कोविड-19 वायरस के प्रति महिलाओं की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील है। ठीक है। हाउएवर हाइपोथेसिस हैज़ नाउ बीन प्रूव्ड, अब ये जो परिकल्पना थी इसको बोला जा रहा है प्रूव्ड हो गई। अभी हाल ही में यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुआ है जिसमें बताया गया है कि मैन ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड-19 संक्रमण के लिए। अब उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि जो ACE2 एंजाइम है, जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, ये की फैक्टर है किसके लिए, जो कोविड-19 के चलते जो ह्यूमन सेल्स इन्फेक्ट होती है उसके लिए एक जो एंजाइम उत्तरदायी है जिसका नाम है ACE2। इसको नाम याद रखेंगे। इसके चलते ही ह्यूमन सेल्स इन्फेक्ट होती है किससे, कोविड-19 से। अब स्टडी जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ उसके अनुसार वो क्या कह रहा है, स्टडी हैज़ फाउंड दैट लेवल ऑफ ACE2 एंजाइम, जो अभी शोध हुआ है उससे पता चला है कि जो ACE2 एंजाइम पुरुषों में ज़्यादा होते हैं महिलाओं की तुलना में। और क्योंकि ये ACE2 एंजाइम ही क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोविड-19 के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर मैन के अंदर वीमेन से ज़्यादा क्या होगा, ये ACE2 एंजाइम होगा, तो क्या होगा, जो पुरुषों के जो उसके प्रति संवेदनशील होने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। अब ये ACE2 एंजाइम है क्या, इसको जान लेते हैं। इसका जो पूरा नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये नाम याद रखेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 लाइज इन द आउटर सरफेस। कहाँ पे मिलता है ये, आउटर सरफेस ऑफ लंग्स, जो आपके फेफड़े है, हृदय है और किडनी, उसके आउटर सरफेस में मिलता है। द ACE एंजाइम एक्ट एज ए मेन एंट्री पॉइंट, ये ही मेन एंट्री पॉइंट है जिसके चलते कोविड-19 वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। उसके बाद देयर आर हाइपोथेटिकली स्टडीज दैट से दैट रिड्यूसिंग लेवल ऑफ ACE2 एंजाइम, मतलब अभी जो ऐसी कुछ परिकल्पनाएं की जा रही है, ऐसे कुछ अध्ययन किए जा रहे हैं, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम किसको,
भाई ये ACE2 ही एंट्री का पॉइंट है। अगर इसी के लेवल को अगर हम घटा देते हैं तो कोविड-19 का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी भी हाइपोथेसिस चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, बहुत सारे लाइक भेज के अभी मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा कि ये ACE2 एंजाइम वाला जो लिंक है कोविड-19 के साथ आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2021 में किस देश में किया जाएगा? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और भारत। अब आप बताइए A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब भारत इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, देखते हैं क्यों बनाया गया है इस MCQ को। ये देखिए द हिंदू में प्रकाशित खबर है, वीमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप इन फेब मार्च 2021। मतलब महिलाओं का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, वो कहाँ होगा? फरवरी और मार्च 2021 में रीशेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर। मतलब माना जा रहा था कि इस साल के अंत में इसको लास्ट में इसको कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी जिसको रीशेड्यूल कर दिया गया है ये होगा फरवरी 17 से 7 मार्च 2021 के बीच। यहीं पे एक और खबर है, ये भी पढ़ लेते हैं। द 2020 अंडर 20 Women's World Cup in Costa Rica, Panama has also been rescheduled to जनवरी 20 से लेके 6 फरवरी 2021 के बीच। ये भी रीशेड्यूल कर दिया गया है। किसको? 2020 अंडर 20 वीमेन वर्ल्ड कप को। उसके साथ साथ यहाँ पे एक फुटसल वर्ल्ड कप है, उसको भी रीशेड्यूल किया गया है। वो कब होगा? अक्टूबर 2021 में लिथुआनिया में होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडियों में लाई, खरीदी या बेची गई कृषि उपज पर 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब आप बताइए कि A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब राजस्थान इसका सही उत्तर हुआ। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। ये खबर क्या है? मंडीज फार्मर अपोज राजस्थान कृषि कल्याण फी। तो आप देख सकते हैं मंडी के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा राजस्थान की कृषि कल्याण जो फी है उसका क्या किया जा रहा है? अपोज किया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट हैज सेड दैट, सरकार ने क्या बोला कि 2% फी कलेक्टेड विल बी डिपॉजिट इन कृषक कल्याण कोष डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर इन द स्टेट। और सरकार का क्या कहना है, राज्य सरकार का, कि जो ये 2% का कलेक्ट किया जाएगा ये कहाँ पे इसको डिपॉजिट किया जाएगा? ये कृषक कल्याण कोष में इसको डिपॉजिट किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल किसानों के ही कल्याण के लिए किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न क्या है, हाल ही में एक अध्ययन में मानव शरीर में किस विटामिन की पर्याप्त उपलब्धता का कोविड-19 के मामलों और मृत्यु दर के साथ संबंध स्थापित किया गया? मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा विटामिन है जिसका कोविड-19 के केसेस से और डेथ रेट से उसको लिंक किया गया है, कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी का जो प्रभाव है उसके केसेस पे पड़ेगा। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिल्कुल बताइए बताइए। बहुत सारे बच्चे बहुत चालाक हैं, मेरे जवाब देने के बाद जवाब देते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब विटामिन डी इसका सही उत्तर हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, कोविड्स विटामिन डी लिंक व्हाट डेटा फ्रॉम 20 कंट्री शो। मतलब कोविड के साथ विटामिन डी का लिंक किया गया है और
20 कंट्रीज़ पे स्टडी की गई यूरोप की, और वहाँ से कुछ डेटा निकल के आए हैं। वो डेटा क्या है ये खबर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, कोविड्स विटामिन डी लिंक, जो पिछली खबर थी वो क्या कह रही है, अभी एक नए अध्ययन में पाया गया है कि एन एसोसिएशन बिटवीन लो एवरेज लेवल ऑफ विटामिन डी, मतलब निम्न स्तरीय विटामिन डी की उपलब्धता शरीर में, और हाई नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस एंड मोर्टेलिटी रेट्स अक्रॉस 20 यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब यूरोप के 20 कंट्रीज़ के अंदर एक ये पाया गया कि जिनके अंदर विटामिन डी का जो लेवल था वो कम था, वहाँ पे कोविड-19 के केसेस और मोर्टेलिटी रेट्स ज़्यादा पाई गई। देखते हैं यहाँ पे इटली एंड स्पेन की बात की गई है, विच एक्सपीरियंस्ड हाई कोविड-19 मोर्टेलिटी रेट्स। खबर में बोला गया है कि जो इटली और स्पेन में जहाँ पे कोविड-19 के कारण जो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुई है, वहाँ पर लोअर एवरेज विटामिन डी का लेवल पाया गया अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में, जो उत्तरी यूरोपीय देश है उनकी तुलना में। दिस इज़ पार्टली बिकॉज पीपल इन सदर्न यूरोप, इसमें बोला गया है खबर में जो न्यूज़ थी कि जो दक्षिणी यूरोप के जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग सन को अवॉइड करते हैं, मतलब सूर्य की जो धूप होती है उसको अवॉइड करते हैं। वाइल स्किन पिगमेंटेशन ऑल्सो रिड्यूस नेचुरल विटामिन डी सिंथेसिस, और उसके साथ साथ जो उनकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन होता है उसके चलते भी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो भी क्या होता है, वो घट जाता है, ये इस अध्ययन में बोला गया। उसके साथ साथ देखिए क्या लिखा है, द हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी का जो उच्च एवरेज जो औसत स्तर है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ के लोगों में, नॉर्दर्न यूरोप के लोगों में। क्यों, इसके बहुत सारे कारण बताए गए। बिकॉज द कंजप्शन ऑफ कोड लीवर ऑयल, जो कोड के लीवर ऑयल का ये कंजप्शन करते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, और सन को वो लेस अवॉइड करते हैं, मतलब धूप में जाना उनको पसंद है। इसके चलते नॉर्दर्न यूरोप के जो देशों के लोग हैं उनके अंदर विटामिन डी का स्तर उच्च मिलता है, और जो इटली स्पेन जैसी कंट्रीज़ है जो अवॉइड करती है सनलाइट को, वहाँ पे निम्न स्तर पाया गया, जिसके चलते कोविड-19 मोर्टेलिटी रेट्स और वहाँ के नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा पाए गए, ये इस स्टडी का कहना है। उसके बाद देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन नेशंस, ये ऑलरेडी स्कैंडिनेवियन नेशंस के अंदर कौन कौन आते हैं, मैपिंग वाली क्लास में मैं करा चुका हूँ। इसमें लिखा है स्कैंडिनेवियन नेशंस आर अमंग द कंट्रीज़, उन देशों में से है विद द लोएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस एंड मोर्टेलिटी रेट्स। ये अध्ययन ये भी बोलता है कि जो स्कैंडिनेवियन नेशंस है, उत्तरी यूरोप में है ये नेशंस, वहाँ पे कोविड-19 के केसेस और मोर्टेलिटी रेट भी कम पाई गई है, जिसका उन्होंने लिंक स्थापित किया है किससे, विटामिन डी से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए विटामिन डी के बारे में क्या कहा गया है स्टडी के अंदर, विटामिन डी इज़ नॉन टू मॉड्यूलेट द रेस्पॉन्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, मतलब ये काम क्या करता है, जो बॉडी के अंदर हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएँ है, मुझे लग रहा है हिंदी में मैं सही बोल रहा हूँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ ही बोलते होंगे, वाइट ब्लड सेल्स WBC। ठीक है, ये उसके रेस्पॉन्स को बॉडी में क्या करता है, मॉड्यूलेट कर देता है, जिससे क्या होता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिलीजिंग टू मैनी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जिसके चलते बॉडी में बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस पैदा नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं होती। और ये साइटोकाइंस होती क्या, पार्ट ऑफ बॉडीज़ इम्यून रेस्पॉन्स टू फाइट इन्फेक्शन। और ये होते क्या है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाते हैं तो उसको फाइट करने में इम्यून, जो हमारी इम्यूनिटी का एक तरह का क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है, तो इनको ये कंट्रोल करती है, कौन, विटामिन डी। और SARS-CoV-2 के वायरस इज नोन टू कोज द इन एक्सेस ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कॉल्ड एज साइटोकाइन स्टॉर्म। तो जो हमारा कोविड-19 का जो वायरस है उससे क्या बोला जा रहा है कि किस लिए जाना जाता है, कि उसके चलते जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, जिसके चलते साइटोकाइन स्टॉर्म आ सकते हैं। तो इसलिए विटामिन डी इस पूरे प्रोसेस को क्या करता है, विटामिन डी इस पूरे प्रोसेस को मॉड्यूलेट करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, पराग्वे की सीमा निम्नलिखित किन देशों से लगती है, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलिविया और ब्राज़ील। आपको बताना है कि A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। ऑप्शन C का मतलब 2, 4, 5, मतलब अर्जेंटीना,
बोल्विया और ब्राज़ील इन कंट्री का बॉर्डर लगता है और चिली का और उरुग्वे का नहीं लगता। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देख सकते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि यहाँ पे पराग्वे की चर्चा की गई है। भारत और पराग्वे यहाँ पे लिखा है 2020 में ये आपसी जो कूटनीतिक संबंधों के 60वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पराग्वे की लोकेशन देखें, ये कहाँ इसकी लोकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देख सकते हैं आप, ये पराग्वे है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है ये कंट्री। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर बोल्विया से लगता है, इधर ब्राज़ील से लगता है और इधर अर्जेंटीना से लगता है। मैंने उरुग्वे बोला, आप देख सकते हैं उरुग्वे से इसका बॉर्डर नहीं लगता और इधर है चिली, इससे भी इसका बॉर्डर नहीं लगता। तो ये लोकेशन हम याद रखेंगे। आगे चले। ये देखिए, हाल ही में निम्नलिखित किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया चीफ अर्थात प्रमुख नियुक्त किया गया है, अर्थात डायरेक्टर जनरल बोला जाता है इसके प्रमुख को। किसको नियुक्त किया गया है? अजय शंकर, राकेश तिवारी, उषा शर्मा और वी विद्यावती। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वी विद्यावती को हाल ही में एएसआई का नया जो चीफ क्या किया गया है, चुना गया। आपको बता देता हूं कि जो डायरेक्टर जनरल होता है इसका चीफ डायरेक्टर जनरल, ओके। और अगर मैं कहूं कि भारत के जो एएसआई के प्रथम जो डीजी थे वो कौन थे, उनका नाम है अलेक्जेंडर, आपको याद आया होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, जो 1871 से लेके 1885 के बीच ये इसके क्या रहे, जो चीफ रहे। ये महत्वपूर्ण रहेगा। आप देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स न्यू चीफ, उनका नया प्रमुख मिला है। जो नए डायरेक्टर जनरल विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईएएस ऑफिसर है, ये वी विद्यावती, ट्यूसडे को इनको नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, यहाँ पे संस्कृत में कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। आपकी जिसकी भी जो संस्कृत स्ट्रांग होगी वो आप देख सकते हैं। प्रत्न कीर्तिम पावरणु, मुझे लग रहा है मैंने सही उच्चारण किया है। आप में से कोई संस्कृत और हिंदी का बच्चा होगा तो बताना कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन था इसका सही था या नहीं था। अब इसको एएसआई बोला जाता है। अब इसका फॉर्मेशन कब किया? 1861 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसका जो सर्व रीजन है वो इंडिया में, और पेरेंट जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। फिर देख सकते हैं 13 मई की खबर है, वी विद्यावती आईएएस अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं ये 1991 की बैच की आईएएस ऑफिसर है, कर्नाटक कैडर की। प्रेजेंटली इन द कैडर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ये बस इसका मंत्रालय का याद रखना, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है एएसआई। ऑलरेडी एएसआई के ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन पुरानी एमसीक्यू की सीरीज़ में पूछ चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, सोच समझ के जवाब देना। कल वाले प्रश्न का उत्तर आप में से लगभग 90% बच्चों ने गलत जवाब दिया, क्योंकि कल आप अंडर रीडिंग या ओवर रीडिंग का शिकार हुए। मैंने पूछा क्या था, आप एक लाइन में ट्रैप हो गए, जिसके चलते आपका आंसर गलत हुआ था। आज का क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? पीएम केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में पीएम केयर्स ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 31,000 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है। दूसरा, पीएम केयर फंड ट्रस्ट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने रक्षा मंत्री गृह मंत्री पूछा है, इसके पदेन सदस्य है। तीसरा, हाल ही में फंड से राज्यों को आवंटित राशि के भारांश अर्थात वेटेज का 40% 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य संशासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आएगा आपको तीनों ही स्टेटमेंट। ठीक है, और मुझे जवाब दे के बताना कि ए, बी, सी या डी में से पीएम केयर्स फंड के बारे में सही उत्तर क्या है। ठीक है, तसल्ली से सोच समझ के जवाब देना। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, कल का जो अभ्यास प्रश्न था, प्रश्न क्या था? पेंगोंग शो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अब ये देखिए पहला कथन क्या लिखा था। आप सबने इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि यह एक स्थलबद्ध झील है जिसका विस्तार भारत में लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन में है। लेकिन जो ट्रैप था वो आपके लिए यहाँ था। मैंने लिखा था ये कराकोरम हिमालय में स्थित स्थलबद्ध झील है। ये कराकोरम में नहीं, ये लद्दाख हिमालय में स्थित है। और लद्दाख हिमालय की लोकेशन अगर आपने मैपिंग की क्लास देखी होगी मेरी, वहाँ पे प्रॉपर मैंने कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार सारे बहुत अच्छे से कराई। किसके अंदर कौन सी चोटी पड़ती है सब पढ़ाया था मैंने वहाँ पे। तो इसके चलते पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा, ये खारे पानी की झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन बी। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों ने सी जवाब दिया था, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, अर्थात यह खारे पानी की झील है जो सर्दियों में जम जाती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देख सकते हैं, कल के द हिंदू की खबर थी, नो एयर स्पेस वायोलेशन एट पेंगोंग शो। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहाँ पे आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स ऑफ चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी केम क्लोज टू द बॉर्डर ड्यूरिंग द फेस ऑफ विद द इंडियन आर्मी नियर पेंगोंग शो लेक इन ईस्टर्न लद्दाख लास्ट वीक। पिछले हफ्ते पूर्वी लद्दाख में जो चाइनीज़ कुछ हेलीकॉप्टर्स के वहाँ पे आने की बात की गई थी, वहाँ फेस ऑफ हुआ था इंडियन आर्मी का और चाइनीज़ आर्मी का। लेकिन इसमें बोला हमारे आर्मी ऑफिशियल्स ने कि वहाँ पे एयर स्पेस का वायोलेशन नहीं किया गया चाइना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ये बात कही गई है। तो ऐसे में पेंगोंग शो लेक पे क्वेश्चन बनना ज़रूरी था। मैंने पूछा, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। ओके, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।